आज भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ने को हम जा रहे हैं। सब इंस्पेक्टर सुधीर से आप जुड़ चुके हैं। मूल विधि की क्लास यहाँ शुरू हो चुकी है और दुष्यंत कुमार साहब की कुछ लाइनें याद आती हैं भ्रष्टाचार अधिनियम खोलते ही कि कहाँ तो चिराग मयस्सर था हर घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। मयस्सर मतलब देना था या मिलना था सबको, कि कहाँ तो चिराग मयस्सर था हर घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कि यहाँ दरख्तों के साए में बड़ी धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में बड़ी धूप लगती है, बड़ी धूप लगती है। यहाँ से चलें उम्र भर के लिए कि तेरा निजाम है, तेरा निजाम मतलब शासन है, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की। ये एहतियात ज़रूरी है बहर के लिए कि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मुतमईन मतलब उसे भरोसा है, वो संतुष्ट है, उसे यकीन है कि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, पिघल नहीं सकता। भाई मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, और इसी आवाज़ में असर डालने के लिए हमारा जागरूक होना ज़रूरी है, हमारा कानून को पढ़ना ज़रूरी है। और जागरूक होने के साथ साथ ये क्लास हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि मूल विधि के जो 6 से 7 क्वेश्चन आने हैं दोस्त, उन्हीं में से एक सवाल यहाँ से आपके लिए बन के तैयार होगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जो कि एक बहुत शानदार मुद्दा है चुनावों के लिए भी। कैसे चुनावों के लिए, इस पर अभी हम बात करेंगे। मैं आपको कट्टू सीधा लेके चलता हूं कंटेंट पे, एक कहानी पे। कहानी है सन 2011 की, एक आंदोलन, दिल्ली का एक बड़ा आंदोलन, बड़ा जन सैलाब, लगभग 1 लाख लोग बताए गए कि उस आंदोलन में भाग लिया। लगभग 1 लाख लोगों ने, दिल्ली की सड़कें एकदम भरी हुई थी और उस आंदोलन का नाम दिया गया अन्ना आंदोलन। अन्ना आंदोलन के पीछे की कहानी वही भ्रष्टाचार, वही एक मुद्दा जिसके पीछे भारत में स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन जिसे कहा गया, जो कि एक गैर राजनीतिक आंदोलन जिसे बताया गया। लेकिन इस गैर राजनीतिक आंदोलन से भी एक पार्टी निकली। आप सब जानते हैं, हमारे और आपके प्रिय अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है झाड़ू। उन्होंने कहा कि हम सफाई करेंगे, भ्रष्टाचार निकालेंगे, और आप सबको पता है कि दिल्ली और पंजाब में उन्होंने सरकार भी बनाई। और श्रीमान आप सब जानते हैं, बाद में भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के मुद्दे पे पैदा हुई पार्टी की सरकार को ही आरोपों ने घेर लिया। आप सब जानते हैं, शराब नीति के तहत लगे आरोप हों, चाहे दिल्ली में स्कूलों के क्लासरूमों के निर्माण को लेकर 2000 करोड़ के लगे आरोप हों, यहाँ पर चीज़ें समझ में आपको आई। तो क्या ये आंदोलन केवल सरकार बनाने भर के लिए? कट्टू मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ जेपी आंदोलन की तरफ। जेपी आंदोलन आप सब ने शायद नाम सुना हो, जयप्रकाश नारायण का, साल 1974-75 का। जेपी जयप्रकाश नारायण एक मैं कहूँ नेता, जिन्होंने आवाज़ दी हिंदुस्तान को और कहा संपूर्ण क्रांति। सब जानते होंगे, इंकलाब जिसे भगत सिंह ने कहा, क्रांति जिसे जेपी नारायण ने कहा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है चेंज, परिवर्तन। तो संपूर्ण क्रांति उन्होंने नारा दिया, और भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर यह आंदोलन होता है। और आंदोलन 74-75 में होता है। उसके बाद सन 1975 में आप और हम सब जानते हैं कि लगती है इमरजेंसी। माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा इमरजेंसी लगाई जाती है, और तमाम बातें होती हैं कि आंदोलन के चलते आंदोलन को दबाने के लिए इमरजेंसी लगाई गई। क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सब पे जानने के लिए, इन सब कहानियों से हमारा बहुत ज़्यादा राबता तो नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है, हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हम भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उसके अधिनियम पढ़ने जा रहे हैं। तो कहानी क्या है, कैसे हमारी रुचि इसमें पैदा हो। और आप सब जानते हैं, इमरजेंसी के बाद, उस आंदोलन के बाद पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। 1977 में मोरारजी देसाई जी जनता पार्टी की सरकार आती है, और उसके बाद खेल बदलता है, फिर कांग्रेस की सरकार आती है। फिर मुद्दा उठता है 1987 में, बोफोर्स घोटाला बहुत जोर शोर से सामने आता है। कहा जाता है कि बोफोर्स नाम की जो तोप खरीदनी थी, उसमें कमीशन लिया गया, तमाम नेताओं ने कमीशन उसमें लिया, और ये मुद्दा ऐसा कहा गया, ये मुद्दा खूब गर्मा गर्मी हुई भैया, ये मुद्दा खूब विवादों में आया। उसके बाद सरकार ने 1988 में एक अधिनियम लेकर आई सरकार, जिसे कहा गया भैया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
88 जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद हर्षद मेहता शेयर घोटाले की बात हो 1992 की। आप सब ने सीरीज देखी होगी हर्षद मेहता वाली, जिसमें कैसे वो हैक कर लेता है पूरे शेयर मार्केट को, प्रतिभूति बाजार को। अभी मैंने गरम गरम पानी पिया है तो इसलिए इतनी ठंड में भैया पसीने आ रहे हैं। तो हर्षद मेहता शेयर घोटाले को उजागर किया गया था। एक पत्रकार थी जिनका नाम था सुचेता दलाल, जिन्होंने खूब मेहनत करके आरटीआई का इस्तेमाल करके, तमाम कानूनों का इस्तेमाल करके उसे उजागर किया। उजागर करने का परिणाम ये हुआ कि सेबी को, जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि शेयर मार्केट और प्रतिभूति मार्केट को नियंत्रित करने का काम करती है, उसे मजबूत बनाया गया। 1992 में सेबी अधिनियम लाया गया जिसमें सेबी को और मजबूत किया गया। सेबी जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, शेयर बाजार का नियंत्रण, प्रतिभूति बाजार का नियंत्रण जो एक संस्था के रूप में करती है, ताकि इस बाजार में पारदर्शिता बनी रहे, भ्रष्टाचार ना होने पाए। इसके बाद 2G घोटाला, दुनिया भर के घोटाले हमने पढ़े। अब इन्हीं घोटालों से निपटने के लिए, इन्हीं भ्रष्टाचारों से निपटने के लिए, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कुछ कानून आए। यहाँ तक केवल बात ऐसी नहीं है कि जब हम इतिहास के पन्नों में जाते हैं तो पाते हैं कि जब भी एक बड़ा आंदोलन होता है, कोई नई सरकार बनती है, तो क्या ये आंदोलन केवल सरकार बनने तक है? क्या इन आंदोलनों का जनता पर कोई फायदा नहीं होता जनता के लिए? जी नहीं, कुछ कानून आते हैं जिन्हें लागू किया जाता है और चीज़ें थोड़ी साफ होती हैं। और चीज़ों को साफ करने के क्रम में हम, यानी कि एक देश के रूप में, एक समुदाय के रूप में हम आज भी आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं, आप सब जानते हैं। और कोशिश यही है कि पूरी तरह पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो पाए। तो सरकारी विभागों को, लोक सेवकों को, सरकारी कर्मचारियों को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रित करने के लिए, जिससे कि भ्रष्टाचार ना हो, पारदर्शिता बनी रहे सिस्टम में, कुछ कानून लाए जाते हैं, जिनमें से कुछ कानूनों की चर्चा आज हम करेंगे भैया। और शुरुआत करता हूं मैं लिखने की, और अब आते हैं हम सीधे कंटेंट पे। केवल कहानियों से दिल नहीं भरता, केवल कहानियों से सिलेक्शन नहीं होता, चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। गुरु यूपीएसआई मूल विधि भ्रष्टाचार अधिनियम आपके सामने लिखा हुआ है। चीज़ों की शुरुआत करता हूं। सबसे पहला अधिनियम जो आज हम पढ़ेंगे उसका नाम तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है ही। 2018 का इसका संशोधन पढ़ेंगे। इसके बाद मैं बात करूंगा सूचना, आप लिखते चलेंगे साथ के साथ, कॉपी पेन निकाल लेंगे। जो केवल मनोरंजन के लिए देख रहे हैं उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो केवल नॉलेज के लिए देख रहे हैं उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो केवल समझेंगे, नॉलेज लेंगे और मज़ा लेंगे, क्लास का मज़ा लेंगे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियमों का, कानूनों का। तो पहला अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम हम पढ़ेंगे। इसके बाद सूचना, ये 1988 का है, 2018 का संशोधन देखेंगे। सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2011 वाला देखेंगे, इसे 2 नंबर कहता हूँ, और इसे कहता हूँ मैं 3 नंबर पे हम देखेंगे लोकपाल। ये वही लोकपाल है जिसके लिए अन्ना हजारे खूब जोर जोर से चिल्लाते रहे। 2011 में धुआंधार आंदोलन हुए, तमाम लोगों ने पैरवी करी उस आंदोलन की, और निकला क्या निकला? झाड़ू? या आप बताएं क्या निकला? कमेंट में कमेंट कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। बड़ी मेहनत से कंटेंट तैयार किया जाता है। ये जो बकवास मैंने करी है आपके सामने, इसके पीछे बड़ी मेहनत है भाई। एक एक चीज़ रिसर्च करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कोई गलत फैक्ट बच्चे को ना बता दूँ, कोई ऐसा फैक्ट ना निकल जाए कि जिसकी रील चल जाए और मेरा तमाशा बन जाए। इसलिए भैया, इसलिए लाइक कर दिया करो चीज़ों को, इसीलिए सब्सक्राइब कर लो भैया चैनल को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी आगे भी आने वाली हैं। यदि मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो सब्सक्राइब बनता है, लाइक तुम्हारा बनता है, और एक शेयर भी बनता है उस दोस्त के लिए जो तैयारी कर रहा है। 2013 का लोकपाल और लोकायुक्त हम देखेंगे। इसे मैं देखूंगा अगली क्लास में, भ्रष्टाचार से संबंधित है इसलिए मैंने ले लिया है। जेपी आंदोलन की हमने बात कर ली, बोफोर्स घोटाले की बात करी, हर्षद मेहता शेयर घोटाले की बात करी, 2001 का तहलका कांड। यदि आप तो 2001 के बाद के बच्चे होंगे, आपको याद नहीं होगा, किसी अपने सीनियर से पूछेंगे तो बताएगा कैसे स्टिंग ऑपरेशन हुआ था तहलका कांड में 2001 में। घूस लेते हुए कुछ मंत्रियों पर आरोप उसमें लगाए गए थे। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ 2011 में, खूब तगड़ा जन आंदोलन, अन्ना हजारे आंदोलन की हमने बात कर ली है। शुरुआत कर लेता हूं भैया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की। इन 3 अधिनियमों की मोटी मोटी बात होगी, कुछ छोटी मोटी चीजें यदि बीच में आएंगी तो उन्हें ऐड करते हुए गुरुजी आगे बढ़ेंगे। पूजी गुरुजी ने मुझे पता है 3-3 घंटे की कई क्लास करवा दी हैं,
आप लोग परेशान हैं इतनी बड़ी बड़ी क्लासों से, इसलिए मैं शॉर्ट में रहूँगा और बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहूँगा आपके सिलेबस पे। तो भैया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आपसे सबसे पहली चीज़ तो यही पूछ सकता है कि गुरुजी लागू कब हुआ। दूसरी चीज़ पूछ सकता है कि गुरुजी अध्याय कितने हैं। तीसरी चीज़ पूछ सकता है कि भैया ये बताओ कि इसमें धाराएं कितनी हैं। सबसे मोटी मोटी 3 चीज़ों को लेके चलूँ तो 12 सितंबर 2000 पे कहाँ आ गया गुरु, 1988 को लागू होता है। और अधिनियमित की बात कर ले तो 9 सितंबर को इसी साल अधिनियमित होता है, ऐसा इसके बारे में कहा गया। 9 सितंबर 12 सितंबर 2 याद रखेंगे। अध्याय 5 है, छोटा सा अधिनियम है, धाराएं हैं इसमें 31। ये मोटी मोटी बातें जो फैक्ट बेस्ड हैं, जो हमें याद रखनी है। विस्तार के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है, आप सब याद रखेंगे। संपूर्ण भारत पर तो आप अब तक पढ़ते आए ही हैं कि संपूर्ण भारत पर किसी अधिनियम का विस्तार होता है, लेकिन ये अधिनियम भ्रष्टाचार से संबंधित है। ये अधिनियम कोशिश करता है कि हमारा कोई नागरिक है, चाहे वो भारत में हो चाहे भारत के बाहर कोई व्यक्ति हो जो भारत का है, जिसके पास भारत की नागरिकता है, वो भ्रष्टाचार से मुक्त रहे। वो कह सके कि मेरे देश ने मुझे नियंत्रित कर रखा है, मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। अधिनियम कौन सा? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। और धारा 1 में विस्तार में बताया कि भारतीय नागरिक यदि भारत के बाहर भी है उस पर भी ये लागू होता है। यहाँ लिख देता हूँ, भारत के बाहर भी लागू होगा लेकिन केवल भारतीय नागरिकों पर। ये इंपॉर्टेंट बात याद रख लेंगे, थोड़ी अलग सी बात है, याद रहनी भी चाहिए। और गलती का भैया कोई स्कोप नहीं है। तो धारा 1 में यही चीजें होती हैं, नाम, विस्तार और लागू कब से होगा। धारा 2 की तरफ चलूंगा, अध्याय 2 की तरफ चलूंगा। यदि मैं आपको मोटी मोटी चीजें इसमें बताऊं तो 5 अध्यायों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा यदि मैं दूं तो अध्याय 1 जो बात करता है, आप सब जानते हैं, नाम, विस्तार और लागू होने की सारी चीज़ें बेसिक मैं आपको करवा चुका हूं कि बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो सभी अधिनियमों पर लागू होती हैं। अध्याय 2 बात करता है विशेष न्यायाधीशों के बारे में। क्यों भैया? विशेष न्यायाधीश बनाए जाएं जो कि भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की सुनवाई करें और सुनवाई करके जो भी दोषी है उसे दंड दें, जो दोषी नहीं है उसे न्याय देने की कृपा करें। विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई अनुच्छेद 3 से 6 तक, हम इसमें देखेंगे कुछ जरूरी बातें। अपराध अध्याय 3 बात करता है, 3 तो भैया नंबर ही ऐसा है, 3 तो नंबर ही खतरनाक है। तो खतरनाक मतलब अपराध, तो ऐसे आप याद रख लेंगे। 3 में अपराध एवं शास्तियाँ हैं, एवं बीच में यहाँ लिख लेना आप। शास्तियाँ मतलब पेनल्टी जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं। 7 नंबर से लेके और 16 नंबर धारा तक इसमें हम देखेंगे। अध्याय 4 बात करेगा मामलों के अन्वेषण की। अन्वेषण मतलब अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन। अन्वेषण भैया आरोप लगाए किसी लोक सेवक पे। लोक सेवक मतलब एक तरह से मोटा सा, यदि मैं तुम्हें बताऊं, ये 16 तक है, ये 17 से 18 तक। मोटा सा लोक सेवक आप जानते होंगे, अभी परिभाषा की भी बात करेंगे। एक तरह से आप समझे कोई सरकारी आदमी किसी अधिकारी पे आरोप लगा है तो अन्वेषण कौन करेगा भाई? इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? ऐसा तो नहीं कि कोई इन्वेस्टिगेशन करे और उसे ही, समझ गए आप। खैर, संपत्ति की कुर्की की बात करेगा कि भैया भ्रष्टाचार से कोई संपत्ति कमाई गई है तो उसकी बात करेगा 4A। जैसा कि 4A समझ में आ रहा है आपको, A लिखा हुआ है इसके पीछे, यानी कि ये संशोधन में जोड़ा गया होगा, तो 2018 के संशोधन में से जोड़ा जाएगा। संपत्ति की कुर्की और संपत्ति के समअपहरण की, यानी कि उसे जब्त करने की बात करेगा 4A। और अध्याय 5 बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ये बात करता है अभियोजन मंजूरी की। अभियोजन आप सब जानते हैं कि कैसे अभियोजन यानी कि कैसे मुकदमा चलेगा, कैसे मंजूरी होगी और अन्य चीज़ों की ये बात करता है। और 19 से 31 तक इसमें धाराएं हैं, केवल 18A इसमें एक धारा है, 4 काम है। ये मोटी मोटी बातें हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ये मोटा मोटा एक आइडिया आपके दिमाग में मैंने सेट करने की कोशिश की कि भैया इस तरह से हमें चीज़ों को पढ़ना है। आपसे मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को, वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे अपनी नोटबुक में, या फिर जो भी आपकी मेमोरी बुक हो, डायरी हो, जहाँ कहीं भी आप नोट करना चाहें वहाँ नोट करते चलेंगे। साथ के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। धारा 1 की हम बात कर चुके, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से अध्यायों को हमें पढ़ना है। धारा 2 जो कि सभी कानूनों में
आप और हम सब जानते हैं धारा 2 परिभाषाओं की बात करती है। इन्हीं परिभाषाओं में हम बात करेंगे भैया धारा 2A यानी 2 का कहती है निर्वाचन क्या है ये बताती है। निर्वाचन की परिभाषा देती है 2K, और इसमें केंद्र का कोई निर्वाचन हो, राज्य का कोई निर्वाचन हो, या कि कोई लोक प्राधिकरण है उसका कोई निर्वाचन है वो भी आएगा, या अन्य कोई भी लोक प्राधिकरण के निर्वाचन है। सीधा समझे कोई भी चुनाव कहीं हो रहा है तो वो एक तरह से निर्वाचन की कैटेगरी में, चुनाव की कैटेगरी में इन्होंने घुसाने की उसे कोशिश करी। धारा 2B की बात करेंगे। धारा 2B बात करती है लोक सेवक की परिभाषा की। आपसे मेरा सवाल बड़ा प्यारा सा हो सकता है क्योंकि BNS मैंने आपको पढ़ाई है, BNS में मैंने आपको बताई थी लोक सेवक की परिभाषा। तो यही लोक सेवक की परिभाषा BNS में 228 में है। जितने बच्चों को पता थी वो यस लिख के भेजेंगे कमेंट में, जिनको नहीं पता थी वो BNS वाली क्लास देख लेंगे। बहुत बेसिक सी क्लास, 1-1.25 घंटे की क्लास है जिसमें बेसिक बातें मैंने बताई है। वैसे BNS पढ़ने के लिए तो 50 घंटे भी कम है, लेकिन मैंने बड़ा शॉर्ट में पढ़ाने की कोशिश की कि जरूरी चीज़ें आपकी कवर हो जाएं। इसमें 2 में फिर से लोक सेवक को परिभाषित किया गया। इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे। 2 देखो, सबसे पहले निर्वाचन करवाया, चुनाव हुआ, लोग चुने गए सरकार चलाने के लिए। अब बताया कि चुने गए सरकारों के बाद लोक सेवक किसे कहा जाएगा, यानी कि किस किस के ऊपर ये अधिनियम लागू होता है भैया, कौन कौन इसके अंतर्गत नियंत्रण में लिए जाने हैं। तीसरा उन्होंने बात करी कर्तव्य की। कर्तव्य की परिभाषा दी कि भैया कर्तव्य है क्या, कर्तव्य है क्या आपका। तो लोक सेवक में एक चीज आप याद रखेंगे, कुल 12 बिंदु इन्होंने दिए हैं। यहाँ 12 पॉइंट हैं जिनमें बताया है लोक सेवक कौन कौन होंगे। जैसे मैं मोटा अभी मैं किताब पे लेके चलूंगा, वहां हम मोटा थोड़ा डिटेल में से पढ़ लेंगे। मोटा सा याद रखेंगे, कोई काम आदमी कोई सरकारी काम कर रहा है, सरकारी वेतन पे कर रहा है, तो उसे एक तरह से लोक सेवक की श्रेणी में रखा जाएगा। कोई स्कूल में हो सकता है, शिक्षा विभाग में कोई टीचर, प्रधानाचार्य या कोई मंत्री हो सकता है। इसके अलावा जो फोर्सेस में है कोई भी व्यक्ति हो सकता है, फोर्सेस के व्यक्ति हो गए, वैज्ञानिक हो गए, यानी कि आप अब मोटा अंदाजा लगा लीजिए। बाकी अभी 12 के 12 बिंदु मैं आपको समझाऊंगा जब किताब के कंटेंट की तरफ में आपको लेके चलूंगा। 2 की बात हमने करी, 2 लोक सेवक, अरे क्या हुआ, 2 में लोक सेवक की बात है भाई। ये थोड़ा सा इसे उल्टा करेंगे। ये 2C में है लोक सेवक की परिभाषा, और 2 यानी 2B में है कर्तव्य की परिभाषा। पहले निर्वाचन के बाद उनके कर्तव्य के बाद बताया लोक सेवक कौन है। तो 2 और ये उल्टा हो गया भाई, थोड़ा इसे देख लेंगे। कर्तव्य की बात की, कर्तव्य क्या होंगे अब मैं आपको आगे ले चलता हूं, कुछ महत्वपूर्ण धाराएं समझाने की कोशिश करता हूं। धारा 3 मैंने अभी आपको बताया था। धारा 3 बात करती है विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति की। क्या क्या जरूरी चीजें हो सकती हैं, विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, कौन नियुक्त करेगा, और धारा 3 के ही सेकंड में बताया गया कि इनकी पात्रता क्या होगी, यानी कि योग्यता क्या होगी, कैसे इन्हें नियुक्त किया जाएगा। तो इसमें बताया गया पहला पॉइंट इन्होंने कहा किसी भी सेशन न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता हो। नंबर 2, सेशन न्यायालय नहीं तो अपर सेशन न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता हो, या फिर सहायक न्यायाधीश रह चुका हो या वर्तमान में हो। ये रह चुका हो या वर्तमान में हो, तो ऐसे व्यक्ति को विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। कौन नियुक्त करेगा, केंद्र सरकार भी नियुक्त कर सकती है, राज्य सरकार भी नियुक्त कर सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही सवाल पूछ ली जाएगी, केंद्र सरकार करेगी, राज्य करेगी, दोनों करेगा, दोनों में से कोई नहीं। किसी तरह से ऑप्शन आपके सामने रख देगा और आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा, भटकाने की कोशिश करेगा, गलत उत्तर आपसे लगवाने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको क्या करना है गुरु, उत्तर लगाना है सही, केंद्र भी और राज्य भी ये कर सकता है। धारा 4 अब बताएगी। देखो धारा 3 में इन्होंने न्यायाधीशों की नियुक्ति करी, तो भैया अब आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कि जो न्यायाधीश आपने नियुक्त करे हैं वो कौन से मामले देखेंगे। तो माननीय न्यायाधीशों द्वारा, माननीय न्यायाधीश कौन से हैं, ये विशेष, इन्हें कहा गया विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारणीय मामले, यानी जिनकी सुनवाई ये करेंगे, जिन पर विचार करेंगे, वो मामले कौन से होंगे, जो इस अधिनियम के अंतर्गत हैं, जो इस अधिनियम के अंतर्गत केवल दिए गए हैं। उन अधिनियमों पर, उन विवादों पर, उन मामलों पर ये
विचार करेंगे। धारा 4 की 4 है, धारा 4 घाय से भी आप कह सकते हैं चाहें तो। धारा 4 का 4 पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने बताया कि एक तो जो विचारण है वो दैनिक आधार पर होगा, यानी दिन प्रतिदिन होगा। ऐसा नहीं है कि आप केस को डिले करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी खत्म करने की और तारीख पे तारीख जल्दी जल्दी लगाएंगे। इसमें डिले किसी तरह का नहीं होगा, दैनिक आधार पे होगा। दूसरी बात इन्होंने कही कि 2 वर्ष में आप खत्म करेंगे। समयावधि 2 वर्ष इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कहीं भी समयावधि आ जाए तो वो इंपॉर्टेंट होती है। तीसरी बात इन्होंने कही कि यदि 2 वर्ष में नहीं हो पाए तो आप बढ़ा सकते हैं एक बार में 6 माह के लिए, लेकिन आप लेखबद्ध करेंगे कारण क्या है भैया बढ़ाने का, लेखबद्ध करेंगे उस कारण को। अब आप कहेंगे भैया तो 2 साल हो गई, एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ा सकता है, 2 साल बाद 6 महीने के लिए बढ़ाया, फिर हर बार 6 महीने के लिए बढ़ाते चले गए, सालों साल गुजर जाएंगे। लेकिन नहीं, इन्होंने इसमें कहा कि बढ़ा तो सकते हैं लेकिन 4 वर्ष से अधिक नहीं। इस तरह बढ़ाकर भी 4 वर्ष तक ही केवल आप खींच सकते हैं, ऐसा इसमें क्लियर कर दिया गया। ये संशोधन 2018 में ऐड की गई 3-4 बातें। तो मुझे लगता है कि भैया ये बातें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, और इस 4 के 4 में जो चीज़ें बताई हैं इन्हें आप याद रखेंगे, और याद नहीं रखेंगे तो मैं याद करवा दूंगा। अभी चिंता ना करो, जो भी ज़रूरी बातें हैं वो 3-4 बार रिपीट होंगी इसी क्लास में, और आप मजबूर हो जाओगे याद रखने के लिए। आपको केवल क्लास देखनी भर है, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो निश्चित ही आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। ये मैं आपसे वादा तो नहीं कर सकता, क्योंकि याद तो आपको भैया स्वयं रखना पड़ेगा। खांसी हो रही, जुकाम हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है भैया, दिसंबर की सर्दी, क्या बताएं बेदर्दी। धारा 4 पढ़ ली, अब धारा 5 की बात करता हूं। धारा 5 बात करती है भैया संज्ञान के बारे में कि अपराधों का संज्ञान कैसे लिया जाएगा। तो अपराधों का संज्ञान आप सब जानते हैं, संज्ञान लेना यानी कि उस पर कार्यवाही कर सकता है कोई भी मजिस्ट्रेट, जो भी विशेष न्यायाधीश हैं वो संज्ञान ले सकते हैं। संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध, शमनीय अशमनीय, जमानती गैर जमानती, इन सब की बात पुरानी क्लासों में कई बार हो चुकी है, तो इनको मैं रिपीट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। 5(2) में इन्होंने बताया कि साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति है, कोई दोषी है, कोई अभियुक्त है, और वो मदद करता है, साक्ष्यों में मदद करता है और पूरी तरह सच्चाई बता देता है, प्रकट कर देता है पूरे सच को, तो मजिस्ट्रेट साहब को ये शक्ति दी कि वो चाहें तो उसे क्षमा कर सकते हैं। इस आधार पे इसका बड़ा फायदा होगा, इससे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति पूरा तरीके से बता दे कि कैसे उसने घूस ली, कैसे रिश्वत ली, तो पूरी कहानी से ये समझ आ जाएगा कि भैया सिस्टम में लूप होल कहाँ है, सिस्टम में खामी कहाँ है, क्या चीज़ है जिसे ठीक करने की ज़रूरत है। तो इसलिए एक इसमें पॉइंट क्षमा का भी रखा गया, माफ़ करने का भी रखा गया। और ये शक्ति कहाँ से मिलती है, आप ये पूछ सकते हैं मुझसे कि भैया मजिस्ट्रेट साहब को शक्ति किसने दे दी क्षमा करने की। ये तो माननीय राष्ट्रपति जी के पास थी, राज्यपाल जी के पास थी। तो मैं आपको बताने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। हमारी CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपने शायद नहीं पढ़ा हो, क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं, तो 307 और 308 में दिया गया। लेकिन आपका जो सिलेबस है वो बात करता है BNSS की। BNSS की बहुत महत्वपूर्ण बातें हमने बीच बीच में कवर करी हैं। BNSS की एक क्लास की भी हम कोशिश करेंगे, लास्ट तक एक क्लास आपकी हो जाए 1-1.5 घंटे की, जिसमें महत्वपूर्ण बातें हम कवर कर लें जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जरूरी हो सकती है। तो BNS 344 और 345 यहाँ पर शक्ति देता है, इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन BNSS को आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से शक्ति मिली, क्षमा की शक्ति आप याद रखेंगे, धारा 5 में मिलती है विशेष न्यायाधीशों को, और पूरी तरह कोई सत्य प्रकट कर देता है तो उसे क्षमादान दिया जा सकता है, लेकिन विवेक पर निर्भर करता है, देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। धारा 7 से लेके 16 तक हम बात कर चुके थे अपराध और शास्तियों की, कौन कौन सी चीज़ें अपराध में आएंगी, इन सब की बात करता है। तो धारा 7 से ही मैं शुरू करता हूँ। 7 का मतलब कोई 7 समझते ना, 7 को ही 7 कहने की कोशिश यदि करो तो कोई साथ दे रहा है। किसके लिए है ये अधिनियम? लोक सेवक के लिए, यानी लोक सेवक किसी गलत व्यक्ति का साथ दे, ये वाला साथ दे अपने लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कार्य के लिए, यानी जिस काम के लिए उसे नियुक्त किया गया है, जिस काम के लिए वो आदमी वहाँ रखा गया है, उसके लिए वो वैध पारिश्रमिक ही लेगा, यानी वैध जो पैसा है
वैध पारिश्रमिक यानी वैध पैसा, जो वैध वेतन है वही लेगा। इसके अलावा यानी कि इससे भिन्न कुछ भी लेता है, कोई पैसा लेता है, रुपया लेता है, कोई सेवा लेता है, कुछ भी वो लेने की कोशिश करता है तो वो भैया अपराध कहा गया। ये धारा उस पर ठोक दी जाएगी। और इसमें दंड की बात करें तो दंड भैया 3 वर्ष से लेके मिनिमम 3 साल, अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास इसमें हो सकता है। आप देख रहे हैं किस तरह बांधा गया है। आप चिल्लाते रहते हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, एक आप कंप्लेंट करें, आप पीछे लग जाएं किसी आदमी के, इस तरह आप उसे 7 साल तक की सजा करवा सकते हैं गुरु। और ये हुआ था 2018 के संशोधन में ये वाली चीज। इससे पहले क्या था, 6 माह से और 3 वर्ष तक की बात हुआ करती थी पहले, जो मूल था 1988 का। 2018 में चीज़ों को चेंज कर दिया गया। मुझे लगता है इतनी छोटी सी बात आपकी समझ में निश्चित आ गई होगी। 3 वर्ष नहीं, 6 माह से 5 वर्ष तक का ये पहले प्रावधान था। आपको ये मोटी सी बात याद रखनी है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना। कितना दंड है, कितने साल का कारावास है, ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता कि पूछी जानी चाहिए एक बेसिक वाले बच्चे से, जो बच्चा बेसिक की तैयारी कर रहा है। साथ में हमने देखा कोई भी लोक सेवक जो अपने किसी कार्य के लिए है, वैध पारिश्रमिक से अतिरिक्त वैध पैसे से अलग कुछ भी लेता है तो उस पर ये धारा 7 लगती है। धारा 8 बात करती है कि कोई भी व्यक्ति वो लोक सेवक हो या ना हो, या वो लोक सेवक हो या ना हो, व्यक्ति में तो आप समझ गए, लोक सेवक के बाहर की भी बात होगी। गलत कार्य करवाता है, देखो स्वयं करता है या करवाता है, लोक सेवक पर दबाव बनाता है करने के लिए, या फिर कहें कोई व्यक्ति ऐसे पद पर है, अपने पद का इस्तेमाल करता है लोक सेवक पर दबाव बनाने के लिए। ऐसा कोई भी काम करता है कि जिससे कि वह व्यक्ति बेईमानी को मजबूर हो जाए, बेईमानी करवाता है या स्वयं करता है, ऐसा कुछ करता है तो उस व्यक्ति को भी 3 से 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। तो ये बात मुझे लगता है आपकी समझ में आई होगी गुरु। इसके अलावा धारा 11 पे सीधे मैं जंप करवाता हूँ आपको। इसमें क्या कहता है कि कोई भी लोक सेवक है भैया, सारी चीज़ें लोक सेवकों के लिए हैं, आप सब जानते हैं। कोई भी अपने रिश्तेदार को फ़ायदा करवाता है, अपने नातेदार को फ़ायदा करवाता है, किसी जानने वाले यार दोस्त मित्र को फ़ायदा करवाता है, तो भैया उसके लिए भी ये धारा बनाई गई है। भ्रष्टाचार करता है उसके माध्यम से, यानी कि भ्रष्टाचार, देखो केवल कोई गलत काम करना ही भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं है गुरु, सही काम ना करना भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में है। ये बात आप याद रखेंगे। जो काम करना है उसे नहीं करता तब भी वो माना जाएगा कि वो किसी को फ़ायदा पहुंचाना चाह रहा है, इसलिए भ्रष्टाचार माना जाएगा। और जो काम करना है उसके अलावा दूसरा काम कर देता है किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, तो वो भी भैया भ्रष्टाचार के अंतर्गत आएगा गुरु। ये बात आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं, हमने 3 धाराएं पढ़ी अपराध में, 7, 8 और 11। अब मैं बात करता हूँ मामलों के अन्वेषण की, यानी इन्वेस्टिगेशन की तरफ लेके चलते हैं कि भैया किसी अधिकारी पर, किसी लोक सेवक पर यदि आरोप लगते हैं तो इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा यार। वैसे आप देखते हैं दरोगा से इन्वेस्टिगेशन की पावर शुरू हो जाती है, हालांकि कहीं कहीं इन्वेस्टिगेशन की पावर हेड कांस्टेबल को भी है, लेकिन इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। इन्होंने कहा कि दिल्ली से संबंधित है, दिल्ली विशेष से संबंधित है, तो निरीक्षक पद की इन्होंने बात करी है ना। एक तरह से आप अगर मोटा सा मैं आपसे कहूं तो आपको याद रखना है राजपत्रित अधिकारी। ये मोटी सी बात आप याद रख लेंगे, सबके लिए अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। आप याद रखेंगे कोई भी राजपत्रित अधिकारी, अन्वेषण की शक्ति उसे है। इसके अलावा अन्वेषण होगा लेकिन माननीय न्यायालय से आदेश लिया जाएगा, अगर गिरफ्तार करना है तो वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं होगी, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन यदि राज्य सरकार किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करती है तो ऐसे मामले में फिर अनुमति लेने की और वारंट के लिए या न्यायालय से, माननीय न्यायालय से आदेश लेने की वहाँ ज़रूरत नहीं है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो ये निरीक्षक पद की बात हो गई। इसके अलावा जो महानगर हैं, महानगरों की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता नेटवर्क, चेन्नई, अहमदाबाद, ये नेटवर्क कहाँ से जुबान पे आ रहा है भाई। महानगरों की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने कहा डीएसपी लेवल का अधिकारी, ये भी राजपत्रित अधिकारी ही होता है। आप इतना सा बस इसमें याद रखेंगे, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिस पुलिस में आप दरोगा बनने वाले हैं।
उसी के डीएसपी साहब हैं ये, तो पीसीएस की तैयारी कर लो, आपको भी डीएसपी बनना है, इसकी विवेचना करनी है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसका अन्वेषण करना है, तो भैया इतना आपको होना पड़ेगा। या फिर समतुल्य रैंक का कोई भी अधिकारी हो। इसके अलावा कोई जगह है, आप सब जानते हैं कहीं कहीं तो कमिश्नरेट सिस्टम है हमारे यहाँ, कमिश्नरेट सिस्टम है जहाँ पुलिस के कमिश्नर साहब होते हैं, कहीं कहीं बेसिक पुलिसिंग है जहाँ पुलिस अधीक्षक साहब होते हैं, ज़िले के कप्तान होते हैं। तो ये दो चीज़ें, इसके अलावा कहीं की बात है तो वहाँ पर एडिशनल एसपी साहब की बात करी, इन्होंने कहा एएसपी लेवल का, एएसपी रैंक का कोई आदमी कर सकता है, इससे नीचे का नहीं करेगा, इनसे अनिम्न रैंक का आदमी अन्वेषण नहीं करेगा, इससे ऊपर की रैंक का आदमी होना चाहिए। तो बेसिक बात जो आपको याद रखनी है, राजपत्रित अधिकारी, गजेटेड ऑफिसर, गजेटेड ऑफिसर जो कि मुख्य रूप से पीसीएस लेवल से शुरुआत होती है जिन अधिकारियों की, पीसीएस लेवल से, मोटा सा याद रखेंगे, पीसीएस लेवल से। आप देख लेंगे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, क्या उसकी भर्ती पीसीएस से होती है, क्या वो पीसीएस के समकक्ष किसी पद पे है, तो उसे आप मोटा सा समझ के चलेंगे, मोटा सा। बाकी बहुत टेक्निकलिटीज़ हैं, चीज़ें हैं। धारा 19 बात करती है, धारा 19 बात करती है, बहुत ज़रूरी नहीं है लेकिन आप समझ लेंगे से भी। धारा 19 कहती है कि लोक सेवक से संबंधित यदि मामले हैं, लोक सेवकों से संबंधित यदि मामले हैं, जैसे हमने धारा 7 में बात करी, अभी धारा 10 में बात हुई लोक सेवक की, इसके अलावा 11 में, 13 में, 15 में, यानी कि मुख्य रूप से लोक सेवकों के लिए ये एक तरह से कानून बनाया गया था। तो इसमें इन्होंने कहा पहली बात तो यदि कोई संघ सरकार के अंतर्गत काम करने वाला व्यक्ति है, आप सब जानते हैं कि किसी न किसी सरकार के अंतर्गत काम कर रहा होगा लोक सेवक है, तो केंद्र सरकार से अनुमति ली जाएगी कि भैया फलाने आदमी पर अभियोजन चलाना है, कार्रवाई करनी है, अनुमति देने की कृपा करें। इसके अलावा राज्य से संबंधित है, राज्य सरकार के अंतर्गत कोई है तो संबंधित सरकार, राज्य सरकार अनुमति देगी। और अन्य दशा में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी अन्य दशा में ऐसे व्यक्ति को पावर होंगी, ऐसे अधिकारी को पावर होंगी, आप इस बात का मतलब ऐसे समझें कि अनुमति ऐसे अधिकारी से मांगी जाएगी उस पर मुकदमा चलाने की या एफआईआर लिखने की ही आप एक तरह से समझें, जिनको पावर हो, जो सक्षम हो पद से हटाने में, इसका बात ऐसे समझें, हटाने में, इस बात को आप ऐसे समझें जैसे किसी पुलिस कांस्टेबल पर यदि मामला दर्ज होता है तो इसके लिए परमिशन ली जाएगी ऐसे अधिकारी से जो पुलिस कांस्टेबल को बर्खास्त करने की शक्ति रखता है, पद से हटाने की शक्ति रखता है, तो ऐसे में कप्तान साहब जिले के उन्हें परमिशन देंगे। तो ये बात मुझे लगता है आपकी समझ में निश्चित ही आ गई होगी। धारा 19 की हमने बात कर ली, अब मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। अभी किताब के कंटेंट पे चलेंगे, थोड़ा सा ज़रूरी तो है ही, थोड़ी सी लंबी वीडियो जा सकती है लेकिन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, एक नागरिक के तौर पर भी, और भैया जिनके उसमें आना है, परीक्षा में आना, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट बात है ही। अब मुझे एक चीज़ बताइए, मैंने अभी बताया आपको कि सेशन न्यायालय में ये चीज़ें चलेंगी, सेशन न्यायालय विशेष न्यायालय बनाया जाएगा जो कि सेशन न्यायालय के समकक्ष होगा, सेशन न्यायालय के समान जिसकी शक्तियों को माना जाएगा। अब किसी व्यक्ति को अपील करनी हो, जैसे कोई आदेश आया उसके खिलाफ अब अपील करनी, तो वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? आप सब जानते हैं कि सेशन न्यायालय एक तरह से जिले में, या फिर मैं कहूँ सबसे पावरफुल, सबसे बड़ा न्यायालय सेशन न्यायालय को माना जाता है एक तरह से। तो उसके बाद बचता है माननीय हाई कोर्ट, तो उसके लिए अपील यदि किसी को करनी है तो अपील होगी माननीय हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में, जो कि हमारा इलाहाबाद में है, यूपी वालों का। अच्छा, दूसरी चीज़, इसमें नियम कौन बनाएगा? तो बेसिक जो नियम की शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास रखी गई है। नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र और राज्य दोनों कर सकते हैं, ये बात आप सब जानते हैं। तो यही जरूरी बातें थीं। ये धारा 27 कहती है, ये धारा 29 कहती है। यानी नियम पूछ ले तो धारा 29 में कहा गया है, अपील पूछ ले तो हाई कोर्ट में ये धारा 27 में कहा गया है। इतनी सी बात 30 अधिनियम में, जो कि मैंने लगभग 30 मिनट में आपको बताने की कोशिश करी, लगभग आधे घंटे में बताने की कोशिश करी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018। इसमें 2018 में एक शानदार संशोधन किया गया। संशोधन में 3 नई धाराएं हैं जो जोड़ी जाती हैं, 17A, दूसरी धारा है 18A और तीसरी धारा है 29A। आप सबने संविधान पढ़ा होगा और आप इतनी बात तो सब जानते होंगे कि जिसके पीछे ABCD ये सब चीज़ें लग जाती हैं जिस नंबर के पीछे, इसका मतलब गुरु वो बाद में जोड़ा गया है।
तो 2018 में ये जोड़ा गया है, आप याद रखेंगे। 17A पूछ ले क्या है, तो मैंने आपको बताया था 17 तक अपराध और शास्त्रियों से संबंधित है, तो ये लोक सेवक से संबंधित ही है सारी चीजें। लोक सेवक से संबंधित अपराध और जांच से संबंधित ये 17 एक धारा जोड़ी गई। 18A में कुर्की और समअपहरण यानी उसकी जब्ती, समअपहरण उसकी जब्ती को लेकर, देखो पुराना कोई कानून हो उसमें कोई लाइन लिखी गई है वो पूरी तरह क्लियर नहीं है, तो संशोधन करके उसमें कुछ क्लियरिटी डाली जाती है, एक नई लाइन जोड़ के कि इस बात का मतलब ये है भैया, इस बात में ये बात और जोड़ी जाती है भैया। तो ये सारी चीज़ें हैं। 29A में नियम बनाने की शक्ति जो है वो केंद्र सरकार को पूरी तरह इन्होंने बताया कि राज्य सरकार ज़्यादा इसमें दखलंदाजी ना करे, ये सारी शक्तियाँ केंद्र को हम देते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन पढ़ा था, शायद आपको याद हो। राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI जो कि हमें शक्ति देता है। कोई भी आपको, जैसे आपके गांव के प्रधान ने कितना पैसा किस खड़ंजे में लगाया, कितना पैसा कहाँ लगाया, इसकी जानकारी चाहिए तो RTI डाल सकते हैं। कोई भी आम आदमी RTI डाल सकता है। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ रखा है कि RTI यदि किसी की निजता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीने के अधिकार से संबंधित हो, कितने दिन में फाइल करनी है। बहुत ज़रूरी बात है, आपको पता होना चाहिए। आप कमेंट में लिखेंगे नहीं आपने RTI वाली क्लास पढ़ी है, तो भैया पढ़ लो क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जब जैसे ही RTI आया हमारे देश में, राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम आया, आपने देखा कि बहुत बड़े बड़े घोटाले RTI के जरिए उजागर होने लगे, आज भी लगातार हो रहे हैं। तो RTI जब आया तो बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे थे जो स्वयं सेवक के रूप में या वॉलेंटियरली या किसी संगठन के माध्यम से बड़ी चीज़ों को, बड़े बड़े घोटालों को उजागर करने की कोशिश कर रहे थे। आप एक चीज़ समझें, मैं एक व्यक्ति आपके सामने बैठा हूं और मैं RTI के माध्यम से कोशिश करता हूं कि किसी बहुत बड़े घोटाले, 1000 करोड़ के घोटाले, 2000 करोड़ के घोटाले को मैं उजागर कर दूं, तो आप मुझे बताएं क्या मैं सेफ हूं? क्या मैं सेफ हूं? जहां लाख 2 लाख रुपए में आदमी को मरवा दिया जा सकता है, जहां पर ऐसी जगह पर यदि 1000-2000 का कोई घोटाला उजागर करने की कोशिश करता है, तो क्या वो व्यक्ति सेफ है? कितनी देर लगेगी उसकी जान की बाजी हवा में उड़ेगी, आप बताओ। तो इसलिए एक अधिनियम लाया गया। जब बहुत सारी चीज़ें हुई, जब RTI से भ्रष्टाचार के खुलासे तमाम होने लगे, उसके बाद तमाम कथित तौर पर तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा कहा गया कि फलां व्यक्ति की वहाँ हत्या कर दी गई क्योंकि वो इस तरह के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला था। तमाम नाम इसमें आते हैं। आप एक बार देखेंगे कि RTI, गूगल करेंगे कि RTI के खुलासा करने के चलते कितने लोगों की हत्याएं या संभावित हत्याएं या कथित हत्याएं मैं कहूँ हुई, तमाम ऐसे केस आए। तो फिर एक अधिनियम लाया गया कि ऐसे लोगों को सुरक्षा दी जाए, और इस अधिनियम को कहा गया सूचना प्रदाता संरक्षण, यानी जो व्यक्ति सूचना दे रहा है उसके संरक्षण के लिए अधिनियम आया सन 2011 में। 2014 और 2015 में इसमें कुछ संशोधन हुए। 2014 में 2015 वाला जो विधेयक है उस पर अभी बात चल रही है। इसे कहा जाता है विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन अधिनियम। विसिल ब्लोअर देखा है आपने, जो सीटी बजाता है ग्राउंड में, मैदान में तमाम लोग खेल रहे हैं, एक व्यक्ति सीटी बजा के सबको अपने पास बुलाता है, बुलाने के बाद वो कोई सूचना उन्हें देता है। तो ऐसे समझें विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन अधिनियम 2011। तो विसिल ब्लोअर जो यानी सीटी बजाने वाला व्यक्ति है, यानी सूचना देने वाला व्यक्ति है, उसका संरक्षण कैसे किया जाए, किन किन चीज़ों से उसका संरक्षण करना है। तो इसकी धारा 11 ने कहा कि उत्पीड़न के विरुद्ध उसका कोई, अरे उत्पीड़न कैसे लिखेंगे भैया, उसका कोई उत्पीड़न ना हो, तो उत्पीड़न के विरुद्ध रक्षा के उपाय धारा 11 में किए गए। धारा 12 में साक्षी व्यक्तियों का, साक्षियों के संरक्षण की बात की गई। बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं है, आपको जो याद रखना है 2011 सन याद रखनी है। 13 में बताया गया कि शिकायतकर्ता का संरक्षण कैसे हो। ये 2-3 चीज़ें इसमें मुख्य बातें हैं। यानी कि इसमें एक चीज़ और है, कोई व्यक्ति यदि शिकायत करता है तो उसके नाम को गोपनीय रखा जाएगा, उसके नाम को गोपनीय रखा जाएगा। और प्रकट करना हो, नाम बताना ही हो, तो उसके लिए माननीय हाईकोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है ये मोटी मोटी बात आपकी समझ में आई होंगी, लेकिन इसमें मैं जो चीज़ आपको बताना भूल गया उसे भी थोड़ा सा लिख लेंगे।
वही ज़रूरी बातें कि भैया इसमें अध्याय कितने हैं, मन में सवाल आ सकता है, इसमें धाराएं कितनी है। तो धाराएं की संख्या बिल्कुल सेम है, 31 का 31 इसमें भी है, लेकिन अध्याय इसमें 2 बढ़ के 7 हो जाएंगे। कब लागू हुआ इसे लेकर बड़ी डिबेट है, अभी क्लियर नहीं है भैया। क्योंकि कोई कहता है कि किसी किताब में, मैंने कोशिश भी करी मैंने देखने की, कहीं कहीं तो 9 मई 2014 मुझे मिला, कहीं कहीं इसमें बताया गया कि लागू तो हो गया, पारित तो हो गया, लागू होने में अभी अड़चनें आ रही हैं कहीं कहीं। ये चीज़ें थोड़ा कंफ्यूजिंग मुझे लगी। आ जाए तो 9 मई 2014, लेकिन ये आना नहीं चाहिए इसका लागू होना एग्ज़ाम में। तो सूचना प्रदाता अधिनियम हमने देखा, इसके संशोधन में 2015 में बात हुई कि इसमें क्या क्या संशोधन करना है। आप सब जानते हैं कि भैया किसी भी घोटाले के खुलासे की कोई व्यक्ति करता है, खुलासे की कोशिश करता है, तो तमाम फिल्में इस चीज़ पे बनी हैं। आपने देखा होगा, एक हीरो होता है, एक विलेन होता है जिसकी पेन ड्राइव में कुछ फाइल होती हैं, या कोई बैग होता है जिसमें उसकी कुछ फाइलें होती हैं, और एक पत्रकार या कोई पिक्चर का हीरो उसके पीछे लगता है, कोशिश करता है कि वो फाइल उसके हाथ लग जाए और वो उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दे। उसकी हत्याएं भी होती हैं, मौत भी होती है, सब फिल्मों में आपने देखा होगा। तो वही चीज़ रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा घटित हुई है, इसलिए ये चीज़ें संरक्षण अधिनियम आया और ये सब चीज़ें आई। अब मैं बात करता हूँ 2011 के अन्ना हजारे आंदोलन से निकले हुए, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, निकले हुए अरविंद केजरीवाल जी की बात मैं नहीं कर रहा श्रीमान, मैं बात कर रहा हूँ निकले हुए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की। लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2011 में धुआंधार आंदोलन हुआ। आप सब शायद इसके साक्षी भी रहे होंगे, हो सकता है आप में से कुछ की उम्र कम रही हो। कितने बच्चे जानते हैं, कितने बच्चों ने टीवी पे देखा, ये मुझे कमेंट में बताएंगे। कमेंट में लिखेंगे यस हमने 2011 का अन्ना आंदोलन देखा, हमने 2011 के अन्ना आंदोलन के बारे में सुना था केजरीवाल जी के मुंह से। डॉक्टर कुमार विश्वास तो अक्सर इसका जिक्र करते ही रहते हैं, अगर इसमें पूछ ले भैया कि देखो, इसमें मैं बताऊं, इसमें एक चीज़ है, 3 भागों में इसे डिवाइड किया गया। अध्याय आपसे पूछ सकता है और कुल धाराएं पूछ सकता है। यदि अध्याय पूछ ले तो आप कहेंगे भैया अध्याय इसमें टोटल 15 हैं और 63 इसमें धाराएं हैं, तो बड़ा अधिनियम है। इसकी चर्चा हम करेंगे, डिटेल चर्चा होंगी इसकी अगली क्लास में। मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगता है, हालांकि किताब वालों ने, जिन्होंने कंटेंट बनाए हैं, इन्होंने इसे इम्पोर्टेंट नहीं समझा, 4 लाइनों में ख़त्म कर दिया है। लेकिन इसकी डिटेल चर्चा मैं करूँगा नेक्स्ट क्लास में, पूरा डिटेल वीडियो इस पर बनेगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी ये है। लागू आपसे पूछ ले कि भैया गुरुजी ये लागू कब हुआ, तो आप कहेंगे भैया ये लागू होता है 16 जनवरी 2014 को। ये लोकपाल क्या होता है यार, ये लोकपाल चीज़ क्या है, ये जो लोकपाल शब्द है ये चीज़ क्या है, और ये लोकायुक्त चीज़ क्या है। असल में ये 2 संस्थाएं एक तरह से आप समझें, ये कोई आदमी भी आप समझ सकते हैं, लेकिन ये आदमी ही अपने आप में एक संस्था होगा। और ये किस लिए बनेगा, अगर केंद्र के स्तर पे बात होगी तो उसे लोकपाल कहा जाएगा, और राज्य के स्तर पे बात होगी तो उसे लोकायुक्त कहा जाएगा। एक सदस्यीय टीम होगी एक तरह से, जिसमें एक अध्यक्ष होगा, प्लस इसमें अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। बहुत जरूरी बात, 8 सदस्य हो सकते हैं, एक इसमें अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष कौन होंगे भाई, इतनी बड़ी बात है तो अध्यक्ष होंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट, यानी कि मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व कोई मुख्य न्यायाधीश हो, मुख्य CJI तो एक ही होते हैं आप सब जानते हैं, या फिर कोई न्यायाधीश हो, या फिर कोई भी न्यायाधीश हो, वो पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहे हो, वही इसके अध्यक्ष बनेंगे। इसके अलावा 8 इसमें सदस्य होंगे, ये आप समझ गए होंगे। लोकपाल जो केंद्र में बनेगा उसे कहेंगे, और लोकायुक्त यदि राज्य के स्तर पर बात करी जाती है। तो अब तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि मोटी मोटी डिटेल जो बेसिक लॉ, फंडामेंटल सब्सटेंसिव लॉ आपके सिलेबस में है, उसके अकॉर्डिंग हम मोटी मोटी चीज़ें इसके बारे में समझ गए हैं, और इतना ही समझना काफ़ी है। आप यकीन मानिए कि मूल विधि के बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। जो पूज्य गुरुजी ने 150 वीडियो करवाई है ना 3-3 घंटे की, समय की बर्बादी है और कुछ नहीं है, सच में समय की बर्बादी है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ किताब के कंटेंट पे, और उसके बाद में सवालों की तरफ रुख करूँगा कि कौन कौन से सवाल, किस किस तरह के सवाल यहाँ से आने की संभावना है या पिछले सालों में आए हैं। एक बार मैं चेक करता हूँ क्या ये सही लिख रहा है। हाइलाइटर को मैं तैयार कर लेता हूँ चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए।
अरे डियर हाइलाइटर, आप इतना छोटा क्यों लिख रहे हैं भैया? 100 पे ले जाऊँ क्या? अच्छा आप हो, हाँ जी, इतना बड़ा काफ़ी है। ओके, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, इस अध्याय में क्या क्या है, ये किताब का कंटेंट हमने पढ़ लिया कि 9 सितंबर 1988 को यह अधिनियमित हुआ, यानी कि माननीय राष्ट्रपति जी की स्वीकृति मिली थी। उसके बाद 12 सितंबर 1988 को लागू होता है। विस्तार की बात करी मैंने कि भारत के बाहर भी समस्त नागरिकों पर ये इसका विस्तार है। भारत, संपूर्ण भारत पर तो विस्तार है ही, इसके अलावा सभी नागरिकों पर भी है जो भारत के बाहर भी है। 5 अध्याय, 31 धाराएं बात हो चुकी हैं। धारा 2(1) में निर्वाचन की बात करी, धारा 2 में हमने लोक कर्तव्य की बात करी। लोक कर्तव्य क्या है? देखो, लोक कर्तव्य क्या होगा? लोक कर्तव्य से अभिप्रेत है कि वह कर्तव्य जिसके निर्वहन में राज्य का, जनता का या समस्त समुदाय का हित हो, उसे लोक कर्तव्य कहा जाता है। फिर भैया लोक सेवक कौन है? मैंने कहा था लोक सेवक के बारे में बताऊंगा। मोटा सा आप याद रखेंगे, कोई भी व्यक्ति जो सरकारी सेवा में है या सरकार से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी तरह का किसी काम के लिए, सरकार के काम के लिए उसे पैसा मिल रहा है, लोक कल्याण के किसी काम के लिए पैसा मिल रहा है, तो भैया उसे लोक सेवक की श्रेणी में रखा जाएगा। इसमें 12 पॉइंट कुल इन्होंने दिए हैं। कोई भी व्यक्ति जो सरकार के वेतन पर या कर्तव्य पालन के लिए फीस या कमीशन पारिश्रमिक के रूप में ले रहा है, कोई किसी प्राधिकरण का व्यक्ति है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अंतर्गत कोई काम कर रहा है, उनके किसी अधिनियम के अंतर्गत काम कर रहा है, तो ये इसके अंतर कहा जाएगा। और कंपनी अधिनियम 1956 है। देखो भैया, कंपनी चली गई, देश आज़ाद हो गया, लेकिन अधिनियम आपके सामने है 1956। तो इसकी धारा 617 में भी ये बताया गया है। ठीक है, कोई न्यायाधीश हो सकते हैं, यानी कि न्यायालय से जुड़ा कोई व्यक्ति हो सकता है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें आप एक बार डिटेल में भी चाहें तो पढ़ लेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह निर्वाचक सूची तैयार करता है, यानी निर्वाचन से संबंधित कोई व्यक्ति है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है या निर्वाचन सूची वगैरह। अभी जो निर्वाचन में चल रहा है SIR क्या है, क्या हो रहा है इसमें, ये सब आप बिल्कुल पढ़ लेंगे, बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर के दृष्टिकोण से आपके एग्जाम में सवाल यहाँ से बन सकता है। ठीक है। अगला, कोई व्यक्ति है जो कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंक कार्य में लगा हुआ है, किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का अध्यक्ष है, सचिव है, पदाधिकारी है, केंद्र या राज्य से किसी तरह का उसका कोई संबंध है, तो इस तरह मान लें कोई सेवा या बोर्ड का कोई मेंबर है, अध्यक्ष है या कर्मचारी है, वो इसके अंतर्गत आएगा। किसी कॉलेज का कोई उपाचार्य है, आचार्य है, प्रधानाचार्य है, शिक्षक है या कर्मचारी भर भी है, तो भी इसके अंतर्गत आएगा। यानी मोटे मोटे ये 12 पॉइंट इसमें हमें बताए गए। अब मैंने विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में आपको बताया था, धारा 3 बात करती है विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति की, और केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी इनकी नियुक्ति कर सकता है। बहुत जरूरी बात, आगे बढ़े। धारा 3(2) हमसे कहती है कि ये शक्ति, हाँ जी हाँ, नियुक्ति पात्रता की बात करता है। विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा जो इसे, देखो आप, जो इसे भूल जाओ, CRPC 1973 की जगह BNSS आ चुकी है। BNSS की बात करेंगे। BNSS के दिन सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक न्यायाधीश है या रह चुका है। 3 कंडीशन है, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक न्यायाधीश रह चुका है, वही विशेष न्यायाधीश के रूप में यहाँ पे नियुक्त होंगे। धारा 4 में विचाराधीन मामले की बात हुई। अभी मैं सारी चीज़ें आपको बता भी चुका हूँ, आपने नोट्स बना लिया। कुछ बिंदु जो रह गए हैं उन्हें आप दोबारा लिख लेंगे। जल्दी से मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। अभी हम सवाल भी करेंगे, जो पिछले सालों में सवाल आए हैं वो सारे कवर करेंगे, और जो सवाल यहाँ से आने की संभावना है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। 4(2) कह रहा है कि भैया इसके अंतर्गत अपराध का विचारण उस क्षेत्र के विशेष न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। सिंपल सी बात है, जिस क्षेत्र के जो न्यायाधीश बने हैं वही विचारण करेंगे। अदरवाइज केंद्र सरकार किसी को स्पेसिफाइड करती है, विनिर्दिष्ट करती है, यानी स्पेसिफाइड करती है, तो वो न्यायाधीश करेंगे। 4(3) कह रहा है, क्या कह रहा है पढ़ लेंगे आप, कोई ज़रूरी बात नहीं। 4(4) बहुत ज़रूरी है कि आधार विचारण दैनिक आधार पर होगा, पहली चीज़। और ये कहा गया 2018 के संशोधन में ये चीज़ जोड़ी गई 4(4) में। और इसमें कहा गया कि विचारण 2 वर्ष के भीतर पूरा होगा, और एक समय में 6 माह के लिए बढ़ा भी सकते हो, लेकिन गुरुजी बार बार नहीं बढ़ाओगे। 4 साल के बाद बढ़ाने की कोई आज़ादी नहीं है, और बढ़ा दिया तो क्या कर लोगे? अगर किसी ने 4 साल से ज़्यादा बढ़ा दिया तो फिर क्या होगा? क्या उस पर मुकदमा लिखा जाएगा? क्या कार्रवाई इस पर होगी? ये आपके लिए मैं सवाल छोड़ता हूँ, आप मुझे बताएं। धारा 5(1) गूगल करो यार, चैट GPT करो, इतने सारे बढ़िया बढ़िया कंटेंट, बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशंस आ गए हैं, बढ़िया AI आ गया है। कुछ उसका सहारा लो, क्या पता उसी का सहारा लेकर एग्जामिनर एग्जाम सेट करने वाला AI से ही पूरा जो है क्वेश्चन सेट कर रहा हो, AI से पूछ के वहाँ से क्वेश्चन निकाल के धर रहा हो। इसलिए हर एक टॉपिक पे
एआई की भी राय ले लेना कि डियर चैट जीपीटी, डियर गूगल जेमिनी, आप इस टॉपिक के बारे में क्या कहती हो, आप इस टॉपिक के प्रमुख 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे दो। वो दे देगी, उसे भी पढ़ लेना यार। धारा 5(1) विशेष न्यायाधीश अभियुक्त के अपराधों का संज्ञान की बात करी, संज्ञान के बारे में बात कर चुके। ये 5(2) थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसमें मैंने कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य प्राप्त करने के लिए जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी अपराध से संबंधित है, अपराध से संबंधित अपनी जानकारी की सभी परिस्थितियों का पूर्ण और सत्य प्रकटन करने पर उसे क्षमा प्रदान की जा सकती है, क्षमा किया जा सकता है। इस पे मैं बता भी चुका था आपको क्यों ऐसा है, इसके फायदे क्या हैं, बात हम कर चुके हैं। विशेष न्यायाधीशों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 और 445, यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे भैया, अरे कलर चेंज कर दिया, पेन चेंज करना था। 344 और 345 की बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, जो बीएनएसएस में से चेंज किया गया है। बीएनएसएस, क्योंकि इसमें देखो किताबों ने भी इतना किया है, किताबों ने भी पुराना कंटेंट उठा के कॉपी पेस्ट करा है। आप सबको पता है भाई 2023 में बीएनएसएस और बीएनएस आ गए थे, तो क्यों आपने 2025 की किताब में भी सीआरपीसी छाप रखा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना काम करने की ज़रूरत है किसी सब्जेक्ट को पढ़ने और पढ़ाने के लिए। ठीक है भाई। और धारा 5(5) कहती है कि विशेष न्यायाधीश दोष सिद्ध व्यक्ति को विधि द्वारा प्रतिगत कोई भी दंड दे सकता है। 10 साल तो मैक्सिमम बताया ही है, कोई भी क्या फांसी पे चढ़ा देंगे। तो इसमें कहा गया है 5(5) में कि कोई भी विधि द्वारा प्राधिकृत दंड यहाँ पर देने की शक्ति है विशेष न्यायाधीश को। ठीक है, ये बात हो गई। अपराध और शास्तियों की बात हमने करी थी। धारा 7 से 16 तक हम दौड़ते हुए इसमें गए थे। पहले 6 माह से 5 वर्ष तक का था, इससे कोई हमें मतलब नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाना। अब 3 वर्ष से 7 वर्ष तक का हो सकता है। किस कंडीशन में? जब लोक सेवक घूस लेता है, भ्रष्टाचार करता है, उस केस में। ये पॉइंट आप पढ़ लेंगे अपने पदीय कार्य के लिए। इसकी बात मैं कर चुका था। धारा 8 आप पढ़ लेंगे। लोक सेवक भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा असर डालने पर परितोषण का लेना में, परितोषण का मतलब जो भैया वैध तुम्हें पैसा मिल रहा है, उसके अलग कोई सेवा ले रहे हो, कोई गिफ्ट ले रहे हो, कोई पैसा ले रहे हो, इन सब चीज़ों को अनुचित रूप से या बेईमानी से करने और करवाने, करने वाला भी और कोई व्यक्ति करवा रहा है उस पर भी ये लागू होती है। 3 वर्ष से कम नहीं होगी और 7 वर्ष। सजा वही है 3 से 7 साल। ठीक है। कोई लोक सेवक पर वैयक्तिक असर डालने के लिए, कोई व्यक्ति लोक सेवक पर दबाव डालता है, असर बनाता है गलत काम करवाने के लिए, तो उसके लिए भी 3 से 7 साल का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। धारा 10 बहुत ज़रूरी नहीं है। धारा 11, इसमें भी हम बात कर चुके हैं कि भैया कोई लोक सेवक ऐसे व्यक्ति के लिए कोई काम करता है जो उसका कोई जानकार है, वह व्यक्ति कोई जानकार है। देखो जो हिंदी में लिखा है, व्यक्ति संपर्क रह चुका है, संपर्क व्यक्ति से, उसके संपर्क में कोई व्यक्ति, एक तरह से समझे कोई जानने वाला रिश्तेदार नातेदार है, उसका हित करवाने की कोशिश करता है या अपना हित करवाने की कोशिश करता है, तो उस केस में 6 माह से 5 वर्ष तक का यहाँ पर क्रियाक्रम उनका किया जाएगा। ठीक है भैया। 12 हो गई, बहुत जरूरी नहीं है। आप फिर भी चाहें तो एक बार डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे गुरु। अब धारा 17 अन्वेषण की बात करता है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात आप समझेंगे। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की दशा में पुलिस निरीक्षक, मैंने आपको एक शब्द बताया था, आप इसमें उस शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब ऑप्शन बनेगा तो राजपत्रित अधिकारी वो लिखेगा कहीं ना कहीं, और हो सकता है ये तीनों बिंदु भी आपके सामने लिख दे, ये तीनों पॉइंट भी आपके सामने लिख दे और चौथा कोई अलग पॉइंट लिख दे, तो यहाँ 4 ऑप्शन बड़े आसानी से बन सकते हैं। पहली चीज़ हमने पढ़ी दिल्ली। दूसरी चीज़ है भैया जी मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, अहमदाबाद और महानगरीय क्षेत्रों में सहायक पुलिस आयुक्त की बात करी इन्होंने। इसकी बात भी मैं आपसे कर चुका हूँ। इसके आगे यदि मैं आपको लेके चलता हूँ तो अन्यत्र सभी जगहों पर पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस उप पुलिस अधीक्षक इन्होंने कहा, यानी डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी लेवल का कोई अधिकारी। तो मोटी मोटी बात मैं आपको बता चुका हूँ। राजपत्रित अधिकारी यानी पीसीएस लेवल का कोई अधिकारी। धारा 17 का से आप समझ गए होंगे कि 2018 में जोड़ा गया था। तो कोई भी अधिकारी निम्नलिखित के पूर्वानुमोदन से, पूर्व में अनुमोदन, पूर्व में परमिशन लेकर ही किसी अपराध में जांच या पूछताछ या अन्वेषण करेगा। ठीक है। इनके बिना, अनुमोदन के बिना नहीं करेगा कि जांच करने लग जाओ, अपने मन से पूछताछ करने लग जाओ, अन्वेषण करने लग जाओ। किन किन से ली जाएगी भैया? ऐसा अभिकथित अपराध लोक सेवक द्वारा उसके शासकीय कृत्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई सिफारिशों या विनिश्चय से संबंधित हो। तो इन्होंने कहा यदि ऐसा व्यक्ति संघ के कार्यों से संबंध में नियोजित है
तो उस सरकार से, यानी केंद्र सरकार से। यदि राज्य से संबंधित है तो राज्य सरकार से। और इसके अलावा अन्य दशाओं में पद से हटाने के लिए सक्षम अधिकारी से, जो एक ऐसा अधिकारी जो उसे उस पद से हटा सकता है, शक्ति रखता है, उस अधिकारी से अनुमति ले लोगे। और क्या करोगे भैया, ये थोड़ा सा याद रखना कि प्रबुद्ध प्राधिकारी इस धारा के अधीन अपने विनिश्चय की सूचना के 3 माह की अवधि के भीतर देगा, जिसे लेखबद्ध किए गए कारणों के साथ 1 माह तक की अवधि के लिए बढ़ा सकता है। और यानी कि जो अनुमति दी जानी है वो 3 माह में दी जाएगी और 1 माह के लिए बढ़ा के 4 माह तक इसे किया जा सकता है। ठीक है भैया। धारा 18 करती है कि बैंक बहियों के निरीक्षण, बैंक बहिया क्या हैं, जैसे बैंक के रजिस्टर हो गए, लेन देन के जो रजिस्टर्स हैं जहाँ दर्ज है उसका निरीक्षण पुलिस अधीक्षक लेवल का अधिकारी। भैया ठंड पड़ रही बहुत, शुरुआत में तो हमने पिया था गर्म पानी जिससे बन गई थी गर्मी थोड़ी, अब भैया हो गई ठंड, मैं ये पहन लेता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि बहुत मज़ा आ रहा होगा। आज आप भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के सारे तरीके जान जाओगे, सारी धाराएं जान जाओगे और ये भी जान जाओगे कि यदि सिलेक्शन के बाद ये सोचा कि इधर उधर से कुछ 2-5 कर लूँ तो कौन कौन सी धाराएं लगने वाली हैं। धारा 7 से शुरुआत होगी गुरु और कहाँ तक जाएगी, 16 तक। तो थोड़ा सा समझ के बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। अच्छा, धारा 19 कहती है कि इसके अंतर्गत न्यायालय, धारा 7, 10, ये देखो 15 तक हैं, वही लोक सेवक से संबंधित हैं। तो संघ के अंतर्गत केंद्र सरकार से मंजूरी, राज्य के अंतर्गत राज्य सरकार से मंजूरी। ये वही बात है, वहाँ तो जांच या पूछताछ या अन्वेषण करने के लिए बताया कि इनसे अनुमति लेनी है, और यहाँ भी इन्होंने बताया कि भैया संज्ञान भी, अपराध का यदि संज्ञान भी लेना है, ये नहीं अपराध हुआ है और आपको मैं खुद से ही संज्ञान ले लूँगा, खुद से ही कार्रवाई करने लगे, नहीं, पहले आप इनसे परमिशन लोगे, जिस भी सरकार के अंडर वो व्यक्ति काम करता है। अन्य दशाओं में आप ये सब पढ़ चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, धारा 20 की हमने बात कर ली, धारा 21 की बात कर ली, आप चाहें तो इसे पढ़ लेंगे। धारा 27 बात करती है अपील और पुनरीक्षण की। हमने बताया ही था आपको कि माननीय उच्च न्यायालय में अपील हो सकती है, क्योंकि सेशन न्यायालय के बाद वही शक्तिशाली न्यायालय आते हैं। उसके बाद 29 की हमने, 29 का लिखा हुआ है ना, 2018 में जुड़ा होगा, सिंपल, केंद्र सरकार नियम बना सकती है। ये बात हो गई। धारा 30-20 को छोड़ो, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 2018 की बात हुई। 26 जुलाई 2018 को इसे मंजूरी मिली। लागू कब हुआ इन्होंने ये बताना जरूरी नहीं समझा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में ये संशोधन करता है और इसने क्या करा, 3 से 7 कर दिया। जो 6 माह से 5 वर्ष तक की बात थी, इन्होंने 3 वर्ष मिनिमम करके 7 वर्ष थे अधिकतम किया। 3 नई धाराएं जोड़ी, मैं बात कर चुका हूँ 17A, 18A और 29A की। सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2011, मैंने आपको बताया था, जब भी कोई व्यक्ति सूचना देने की कोशिश करता है, किसी भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश करता है, तो दिक्कतें हैं, जान का खतरा है, सुरक्षा में सेंध लग सकती है भैया। इसलिए ये अधिनियम आया जब तमाम कथित तौर पर या तमाम आरोप लगे, तमाम मीडिया रिपोर्ट्सों ने बताया कि फलाना भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश में फलाने व्यक्ति की जान चली गई, तो इसकी जरूरत लगी, ये अधिनियम आया और ये बातें इस अधिनियम में आई। बहुत ज़रूरी बातें इसमें कोई मुझे नहीं लग रही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको 2011 उसकी डेट याद रखनी है, 2014 और 2015 में मेन विधेयक जो इस समय भी चल रहा है, क्या कहें, इस समय भी चर्चा में चल रहा है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। फैक्ट क्या कह रहे हैं भैया, ये कह रहे हैं कि संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा सरकारी कर्मचारियों का दायरा बढ़ाया गया। संशोधन अधिनियम में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को 2 वर्ष के भीतर निपटाना अनिवार्य कर दिया गया। हालांकि 6 माह के लिए बढ़ा सकते हैं और बढ़ा के भी 4 साल तक से खींचा जा सकता है, आप सब जान रहे हैं। 2018 में ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों का दायरा बढ़ाया गया, इस पर भी अभी हम देखेंगे। इसे आप ये समझें मोटा सा कि जो 1923 का एक अधिनियम था कि क्या जानकारी जनता को देनी है क्या नहीं देनी, वो 1988 वाले ने ख़त्म कर दी। फिर 2018 में फिर संशोधन करके कुछ चीज़ों को वापस लाया गया। देश की संप्रभुता, देश की सुरक्षा, देश की गोपनीयता से संबंधित कुछ बातों को लेके ये बातें इसमें ऐड होंगी, जिनकी मैं अभी चर्चा करूँगा। ठीक है गुरु, ये हो गया। ठीक है, धारा 16 आप पढ़ लेंगे। धारा 16 कहती है कि शिकायतकर्ता की पहचान प्रकट करने वाले व्यक्ति को 3 वर्ष तक की कारावास और 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। किसी ने शिकायत करी है भ्रष्टाचार, उसकी पहचान को गोपनीय रखा जाएगा क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो यदि पहचान प्रकट भी करनी है तो माननीय उच्च न्यायालय से पहले परमिशन ली जाएगी।
कोई व्यक्ति गलत, ऐसा भी तो हो सकता है कि गलत बात वो प्रकट कर दे या फिर कोई तुच्छ बात प्रकट करके किसी का अपमान करने की कोशिश करे या सरकार को बदनाम करने की कोशिश करे, तो उसके लिए गलत या मिथ्या या भ्रामक कोई बात बताई जाए तो 2 वर्ष तक का इसमें कारावास हो सकता है, 30,000 रुपये तक के जुर्माने की बात करी। सूचना प्रदाता संरक्षण विशिल ब्लोअर संशोधन विधेयक 2015, इसी विधेयक की मैं बात कर रहा था आपसे कि इस पे बहुत ज़्यादा बातें इस समय चल रही हैं और इस पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ लेके चलता हूँ। देखो क्या अंतर है, यहाँ पढ़ेंगे 2011 वाले अधिनियम में और 15 में क्या अंतर ये करने की बात कर रहे हैं। देखो सूचना के खुलासे के संबंध में 2011 वाला अधिनियम क्या कहता है, भ्रष्टाचार, पद या निर्णय लेने की शक्ति का दुरुपयोग या फिर किसी जनसेवक द्वारा अपराध के मामलों का खुलासा किया जा सकता है। भ्रष्टाचार से संबंधित, पद का या निर्णय लेने की शक्ति का कोई दुरुपयोग करता है, उससे संबंधित या संबंधित कोई भी व्यक्ति जो है वो मामले का खुलासा कर सकता है। लेकिन विशिल ब्लोअर संरक्षण विधेयक 2015 का बिल कहता है कि भाई साहब खुलासा तो आप करिए, लेकिन इन चीज़ों को याद रखिए, इन चीज़ों का खुलासा करा तो आपको धर लिया जाएगा। भारत की संप्रभुता, सामरिकता, वैज्ञानिक और आर्थिक हित के संबंध में कोई है, जो हमने ITI में पढ़ा था, राइट टू इन्फॉर्मेशन में बताया गया था कि किन किन चीज़ों को, किन किन सूचनाओं को देने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, यानी कि वो गोपनीय सूचनाएं जो गोपनीय रहनी चाहिए, जिन्हें नहीं बताया जा सकता। तो ये सारी चीज़ें मंत्रिपरिषद के रिकॉर्ड की चर्चा हो जाती है, जिसमें कोई भी ऐसा मामला है जिसके प्रकाशन के लिए माननीय न्यायालय ने मना कर रखा है, उसे नहीं बताएंगे। कि विधायिका के विशेषाधिकार का कोई उल्लंघन है। आपने जब 26/11 वाला हमला हुआ था भारत पे, तो ऐसा उसमें बताया गया कि जो आतंकवादी थे, भारत का मीडिया लगातार उसे कवर कर रहा था, उस हमले को लगातार वीडियो चल रही थी, टीवी पे सारी चीज़ें बिल्कुल लाइव चल रही थी। तो बताया जाता है कि जो लोग उसे फाइनेंस कर रहे थे, जो लोग, जिन लोगों ने उस हमले को करवाया था, पाकिस्तान में बैठकर उन लोगों ने केवल मीडिया की वीडियोस को देख देख कर अपने प्लान बनाए। मीडिया ने दिखाया कि हेलीकॉप्टर आ गया, सुरक्षा पुलिस आ गई, आर्मी आ गई या ये कमांडोज आ गए, वो देखते रहे लगातार और वहाँ उन्हें फ़ायदा मिलता रहा। तो ऐसी चीज़ों को कवर करने के लिए उन्हें बताया कि किन किन चीज़ों का प्रकाशन नहीं करना, ये माननीय हाई कोर्ट ने बताया। तो चीज़ें यहाँ आप पढ़ लेंगे, ये आपको ऑप्शन पढ़ के समझ में आ जाएगा यहाँ पे, जब ऑप्शन दिए जाएंगे क्वेश्चन के साथ कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसका प्रकाशन करना देश हित में नहीं है, वहीं से आप एक ऑप्शन छांट पाएंगे। ठीक है, जो ऑफिशियल सीक्रेट अधिनियम था 1923 का, उसके बावजूद यहाँ पर सारे खुलासे किया जा सकते थे। इन्होंने फिर से OSA के अंदर जो खुलासे नहीं होने थे, यानी 1923 वाले अंग्रेजों वाले कानून के, वो सारी चीज़ें इस बिल में फिर से ले लिया कि उन चीज़ों का खुलासा नहीं होगा जो तब मना की गई थी। तो खैर अंग्रेजों वाला ये सब चीज़ें बात अब क्या करें। लोकायुक्त और लोकपाल अधिनियम 2013 की डिटेल में बात करूंगा। यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं एक बार पढ़ लेते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 द्वारा केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की गई। मैं बता चुका, ये संस्थाएं वैधानिक निकाय हैं। लोकपाल तथा लोकायुक्त निश्चित श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त जो है वो इसमें स्पेसिफाइड किया गया कि किस श्रेणी के, किस पद के, किस रैंक के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होगी। सदस्य मैं बता चुका 8 होंगे, एक अध्यक्ष होंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के या तो मुख्य न्यायाधीश हों या कोई न्यायाधीश रह चुके हों, उन्हें अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ठीक है भैया। अब तो आरोप आप देखते होंगे मीडिया में कि कई जजों पर भी आरोप लगे भ्रष्टाचार के। खैर क्या बताएं, ये चीज़ें हो गई। यहाँ 1 जनवरी 2014 राष्ट्रपति जी से इसको स्वीकृति मिली और 16 जनवरी 2014 से ये लागू हुआ 2013 वाला अधिनियम। और जुलाई 2016 में लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 में संशोधन किया गया। 2016 में इसमें एक संशोधन भी हुआ, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि एक बहुसदस्यीय निकाय है, पूछ ले, एकल सदस्यीय निकाय है, बहुसदस्यीय निकाय है, त्रिसदस्यीय निकाय है, ऐसे 4 दे देगा ऑप्शन। तो बहुसदस्यीय निकाय जिसमें एक चेयरपर्सन होंगे, अधिकतम 8 सदस्य होंगे और चेयरपर्सन के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। पहले, इस समय है उनकी बात नहीं कर रहा, पहले पूर्व न्यायाधीश हो या पूर्व माननीय मुख्य न्यायाधीश हो। सवालों पे आगे भैया, और 1 घंटे की वीडियो हो गई भैया। अब
झट से मैं सवालों को ख़त्म करता हूँ और झट से सवालों को ख़त्म करके हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। और लोकपाल और लोकायुक्त मैं यदि मुझे लगेगा कि जरूरी है एग्जाम के दृष्टिकोण से, मैं उस पर चर्चा करूंगा अगली वीडियो में। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 प्रवर्तन में कब आया, तो 12 सितंबर 1988, इसकी मैं बात कर चुका हूँ आपसे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, ये आप चाहें तो पढ़ लेंगे। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के उपबंधों का विस्तार कहां तक है, तो भारत के बाहर, भारत के समस्त नागरिकों पर है, संपूर्ण भारत पर है। तो बी और सी दोनों सही है, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। धारा 2 में हमने और क्या क्या बात करी थी, धारा 2 में हमने और क्या क्या बात करी थी भाई, तो आप मुझे बताएं। मैंने 2 का में आपको बताया था निर्वाचन के बारे में, धारा 2 खा में हमने बात करी थी कर्तव्यों के बारे में, जो लोगों के हित में जो कोई बात है। गा में हमने बात करी थी लोक सेवक की परिभाषा की। ये 3 चीज़ें आपको मुझे लगता है याद हो गई होंगी। ये हो गया भैया 5 अध्याय और कुल, ये तो कोई बात बताने की है ही नहीं गुरुदेव। 5 अध्याय और कुल 31 इसमें धाराएं हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा में निर्वाचन को परिभाषित किया गया, तो धारा 2 का में निर्वाचन को, और खा में मैंने आपको बताया था कर्तव्यों को, और गा में मैंने बताया था लोक सेवक को। ये याद रहेगा, ये आपको याद रहना ही चाहिए भाई। ठीक है, आगे बढ़े। चौथा क्वेश्चन, लोग देखो क्वेश्चन देखो, अब 2017 में क्वेश्चन आया है। अब आपने यदि अधिनियम पढ़ रखा है, मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आपने अधिनियम केवल पढ़ रखा है, केवल नॉर्मल रीडिंग किताब से भी मार रखी है, किसी टीचर से भी नहीं पढ़ा, तो आप इस लेवल पे होंगे कि सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। ये सवाल देखो 2017 में आया, लोगों के निर्वाचन प्रतिनिधियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यदि किसी प्रतिनिधि के पास आय के ज्ञात स्रोतों से जो कमाई जा सके उससे अधिक संपत्ति पाई जाती है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है, पाई जाती है और ये प्रूव हो जाता है। चुनाव के दौरान किए गए खर्चों में चुनाव आयोग को गलत सूचना देने पर प्रतिनिधि को अयोग्य, बिल्कुल दोनों केसेस में किया जा सकता है। तो पी और क्यू दोनों सही है। देखो ऐसे सवाल आते हैं, मैं इसीलिए कहता हूं कि एक बार पढ़ जाना, छोड़ के मत जाना। कोई चीज होगा आसान सा सवाल और पढ़ के नहीं जाओगे तो कर नहीं पाओगे। लोक कर्तव्य से तात्पर्य उस कर्तव्य से है तो राज्य के हित में हो, जनता के हित में हो, समस्त समुदाय के हित में हो। तीनों बात सही है, लेकिन चौथे ऑप्शन में उसने तीनों बात एक साथ लिख दी, तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत निम्न में से किस मामले में केंद्र राज्य सरकारों द्वारा विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। आप मुझे बताएं कि कोई दंडनीय अपराध हेतु, दंडनीय अपराध हेतु, अपराध को रोकने के लिए षड्यंत्र करने हेतु, दंडनीय अपराधों में से किसी को रोकने के लिए षड्यंत्र करने हेतु, दंडनीय अपराधों के दुष्प्रेरण हेतु, तो सभी के लिए है ऑप्शन डी इसका सही जवाब लगा के आप आगे बढ़े। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए कौन पात्र है, वो सेशन न्यायाधीश है या रह चुका है, अपर सेशन न्यायाधीश है या रह चुका है, और सीआरपीसी के तहत, यानी कि अब जो लिखा आएगा बीएनएसएस लिखा आएगा के तहत अधीन सहायक न्यायाधीश रह चुका है। तो उपरोक्त सभी इसमें सही है। इसकी 2-3 बार चर्चा क्लास में कर चुका। विवेचना का अधिकार कैसे है भाई भ्रष्टाचार के अपराधों का, तो मैंने कहा राजपत्रित अधिकारी को। अराजपत्रित अधिकारी होते हैं जो छोटे अधिकारी हैं, दरोगा, कांस्टेबल, सिपाही, ये अराजपत्रित में आते हैं। तो मैंने आपको बताया था पीसीएस लेवल एक मोटा सा आप दिमाग में रख लेंगे तो आपको क्लियर रहेगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीशों द्वारा अपराध के विचारणों के संबंध में क्या है भैया, दैनिक आधार पर किया जाएगा। 4(4) आपको याद होगा, धारा 4(4) में मैंने आपको बताई थी कि विचारण 2 वर्ष में पूरा किया जाएगा, दैनिक आधार पर किया जाएगा। तो ये दोनों बातें मुझे यहाँ पर सही दिखाई दी, तो ऑप्शन ए लगाकर आगे बढ़ा। देखो अधिकतम 4 वर्ष नहीं होगा, एक बार में 6 माह बढ़ाया जा सकता है। दोनों बातें याद रखेंगे, कुछ भी सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। 10वां क्वेश्चन, कोई लोग, बस 10 मिनट में अगले में हम खत्म कर लेंगे इस क्लास को। कोई लोक सेवक जो असम्यक लाभ प्राप्त करता है या करने का प्रयास करता है, लोक कर्तव्य का कार्यपालन अनुचित रूप से बेईमानी से करता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन आई नहीं। मैंने आपको बताया था 3 वर्ष से और 7 वर्ष तक की बात थी। कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, कोई ऑप्शन ज़्यादा दिमाग लगाना है, 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की। लेकिन केवल लाभ प्राप्त करता है ना, किसी रिश्तेदार के थ्रू या किसी अन्य व्यक्ति के थ्रू, वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसमें 6 महीने से 2 वर्ष तक का शायद मैंने आपको अभी बताया था। 11वां क्वेश्चन देखें, कोई लोक सेवक आपराधिक अवचार करेगा तो यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय होगा। आपराधिक अवचार यदि कोई लोक सेवक करता है तो, यदि देखो एक तो हुआ कि वो गलत करने के लिए पैसे ले रहा है, भ्रष्टाचार ले रहा है, इसमें हो गया कि खुद कोई आपराधिक अवचार करता है, आपराधिक कोई काम करता है, तो उस केस में सजा थोड़ी सी आप बढ़ा दो, 4 वर्ष से
10 वर्ष कर दो। धारा 13(2) के अनुसार, शायद ये मैंने नोट्स में कवर नहीं की, तो इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, एक तो टीचर ने जो पढ़ाया वो पढ़ना है, उसके बाद सेल्फ स्टडी करनी है, किताब पढ़नी है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं, और उसके बाद जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं उन पे काम करना है। 3-4 तरह से आपको काम करना है। जो फाइनल आपके क्लास नोट्स बनते हैं शॉर्ट में, उनका बार बार रिवीजन करना है, तब जाके सिलेक्शन के करीब हम पहुंचते हैं। 12वां क्वेश्चन आपके सामने, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत मामलों के अन्वेषण प्राधिकारी का वर्णन है। मामलों के अन्वेषण की बात भैया मैं आप सब लोगों से कर भी चुका हूं। आप मुझे पॉज करें और कमेंट में बताएं कि कौन सी धारा में ये बात बताई गई थी, और यदि आपको नहीं याद है तो आप याद करें, धारा 17A याद करें, धारा 17 याद करें। तो धारा 17 में ये बात बताई गई थी, आपके सामने लिखी भी हुई है। अरे यार, जब लिखी हुई है तो फिर कैसे हो सकता है। ये तीनों पॉइंट पढ़ लेंगे, 2-3 बार हम पढ़ चुके। और राजपत्रित एक शब्द आपको याद रखना, यानी गेजेटेड ऑफिसर, गजेटेड ऑफिसर एक तरह से आपको। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत बैंक कार्रवाइयों के निरीक्षण की शक्ति पुलिस अधीक्षक, सहायक पुलिस अधीक्षक, आयुक्त या उपरोक्त सभी। तो हमने बताया था, देखो सहायक पुलिस अधीक्षक जो है वो नीचे की रैंक के अधिकारी हो गए। अगर इनसे ऊपर की रैंक के सारे अधिकारी होते तो सही हो जाता, लेकिन ऑप्शन ए यहाँ पर केवल सही है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अभियोजन के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति किस धारा के अंतर्गत अनिवार्य कर दी गई है। तो धारा 19 में हमने ये बात कही थी कि अभियोजन के लिए पहले से अनुमति ली जाएगी। ठीक है, ये पूरा आप इसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन पढ़ें। देखिए जो सवाल है ना, उसका डिस्क्रिप्शन बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि जो हमारा सवाल बनना है ना नया, वो डिस्क्रिप्शन से निकल के आएगा। इसलिए डिस्क्रिप्शन को पढ़ें, और हमेशा पढ़ने का जो तरीका है ना, अप्रोच ये रखें कि जैसे आप एग्जामिनर हों, आपको सवाल छांट के, आपको सवाल बनाना है कोई नया, उस हिसाब से पढ़ेंगे तो सारे सवाल आपके आंखों के सामने किताब में अपने आप उभर कर आने लगेंगे। 15वां क्वेश्चन है गुरुजी कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान किसकी मंजूरी से। संघ का मामला है तो केंद्र की मंजूरी से, राज्य का मामला है तो राज्य की मंजूरी से, अन्य व्यक्ति की दशा में, ये तो उपरोक्त डी इसका सही जवाब। ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। 16वां क्वेश्चन मुझसे कहता है भैया कि भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायत लेने के भारत सरकार ने किस संस्था को नामित किया है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग और राज्य सतर्कता आयोग, 2 आयोग हैं जो भ्रष्टाचार से संबंधित काम करते हैं। ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, और ये जो डिस्क्रिप्शन है इसे डिटेल में पढ़ेंगे। आरोप के प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायत, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो कि फरवरी 1964 में संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक की समितियों की सिफारिश पर स्थापित की गई थी। ये बहुत जरूरी बात है। ये वाली बात आप बिल्कुल इसे याद रख लें, यहीं से सवाल बनने के पूरे चांस हैं गुरु। सीआईडी की शाखा दंगे, जालसाजी और नकली चीजें बनाने जैसे गंभीर आरोपों की जांच करती है। कौन सी शाखा? तो अपराध शाखा इसकी जांच करेगी। देख लें, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट अपराध शाखा दंगे, जालसाजी, नकली चीजें बनाने जैसे गंभीर आरोपों की जांच करती है। एक प्रदेश में पुलिस का जांच और खुफिया विभाग होता है। इसकी स्थापना पुलिस आयोग की सिफारिश पर ब्रिटिश आयोग ने 1902 में करी थी। 18वां क्वेश्चन, लोकपाल के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। उनके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो तलाशी जब्ती करने का अधिकार है, बिल्कुल ठीक बात है। सीबीआई को खोजबीन तथा जब्ती के अधिकृत करने का अधिकार है, हाँ जी, खोजबीन कर सकते हैं, जब्ती कर सकते हैं, ठीक है, अपने अधिकार में ले सकते हैं। लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सरकारी नौकरों के तबादले, निलंबन की सिफारिश का अधिकार है। तीनों बात ठीक है। तो ऑप्शन सी कि डी इसमें लगाया, हाँ जी, ऑप्शन सी में तीनों है, सी लगा के आगे बढ़ेंगे। 19वां, निम्न में से कौन सा सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2011 के संबंध में सही है। 2017 में सारे क्वेश्चन इसमें आप देख रहे होंगे। कुछ क्वेश्चन आए हुए जो हैं, आप उनका लेवल देखें और देखें क्या केवल पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन करने की स्थिति में आप हैं, तो निश्चित ही उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आप करने की स्थिति में होंगे। केवल रीडिंग, केवल पढ़ने मात्र से बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर दिए बिना कर पाएंगे। 19वां, सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2011 के संबंध में सही है। विधेयक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में भ्रष्टाचार के कृत्यों के संबंध में सूचना प्रदाता की रक्षा करने से संबंधित है। देखो, निजी क्षेत्र की बात हमने नहीं करी, कोई भी प्राइवेट कंपनी है, निजी क्षेत्र है, उसकी बात हमने शायद नहीं करी। हमने कब निजी क्षेत्र की बात करी? केवल सार्वजनिक क्षेत्र की बात थी, तो इसे मैं गलत कह सकता हूँ। सतर्कता आयोग भैया, सतर्कता आयोग
को भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत में शिकायतकर्ता की पहचान बताने की जरूरत नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी केवल इसमें मुझे दिखाई दिया जो कि सही है, और ऑप्शन बी ही इसमें सही है। ये पूरा डिस्क्रिप्शन आप पढ़ें और आगे बढ़ेंगे। सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2011 के संदर्भ में 2017 में आया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कभी कभी कहता है कौन सा सही नहीं है, और हम सही है पढ़ के झट से गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चन बड़े आराम से पढ़ेंगे, जहाँ सही है पूछ ले, गलत है पूछ ले, सही नहीं है गलत नहीं है लिख के काम खराब कर देगा। 20वां क्वेश्चन ऑप्शन है कि जानबूझकर झूठी शिकायत दर्ज करने पर इसे विधेयक में दंड का प्रावधान है। बिल्कुल सही बात आपको ये लग रही होगी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जानबूझकर ये सब नहीं किया जाएगा। विधेयक यह प्रोत्साहन देता है कि सूचना प्रकटीकरण हेतु सूचना प्रदाता यानी विशिल ब्लोअर को आर्थिक राशि, अरे यार आर्थिक राशि की बात क्या हमने करी थी? क्या हमने करी थी? तो आर्थिक राशि की कहीं कोई बात नहीं थी। नहीं तो भैया हिंदुस्तान का आदमी इतना तेज है कि धुआंधार सूचनाएं देने लगेगा कि चलो कुछ पैसा तो मिले, सूचना चाहे गलत हो चाहे सही हो, पैसा मिलना चाहिए। तो ऑप्शन ए केवल इसमें ठीक था। आगे बढ़ेंगे। 21वां क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं गुरु। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, याद रख लेंगे भैया ऐसे, इसकी बात कहीं नहीं हुई, ये इंपॉर्टेंट 1951 का अधिनियम है, ये डेट याद रखेंगे। 123 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक भ्रष्ट आचरण है? चुनाव के खर्चों के बारे में असत्य विवरण दें। देखो अलग सा क्वेश्चन आया है, अलग सा क्वेश्चन 2017 में आया, जो सिलेबस में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आपने पढ़ा नहीं होगा। सवाल का लेवल आप देखें, ऑप्शन पढ़ के हो रहा है, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। चुनाव के खर्चों के बारे में असत्य विवरण दोगे तो भ्रष्टाचार है, ठीक बात है। निर्वाचन में जीत की संभावना बढ़ाने के लिए सरकारी नौकरों की सहायता यदि लोगे तो भी ये भ्रष्ट आचरण है। तो ऑप्शन ए दोनों सही है। आपने देखी ये बात कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं थी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत 22वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होने का उपबंध है। अभियुक्त व्यक्ति सक्षम साक्षी होगा, यानी अभियुक्त व्यक्ति अपने खिलाफ एक तरह से साक्षी के रूप में, गवाह के रूप में काम करेगा, साक्ष्य के रूप में काम करेगा। अब आपके दिमाग में एक चीज की घंटी बजी होगी, भैया क्या अपने खिलाफ कोई गवाही दे सकता है? संविधान अनुच्छेद 20(3) आप याद करें, जिसमें कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए, साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसके अलावा BNSS में आप याद करें कहाँ लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति अपने खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं देगा। तो यहाँ पर लेकिन कहा गया, 22वें क्वेश्चन में आपने देखा कि धारा 21 में ये बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति सक्षम साक्षी हो सकता है, अभियुक्त हो सकता है। अभियुक्त यानी जिस पर आरोप लगे हैं वो अपने खिलाफ यहाँ पर दे सकता है, क्योंकि इसमें क्षमा का भी फिर सिस्टम है। अपने खिलाफ वो सारी चीज़ें सत्य बता देगा, प्रकट कर देगा, तो उसे माफ भी किया जा सकता है। 23वां क्वेश्चन अब हमारे सामने है, और 23वें क्वेश्चन में भैया हम बढ़े हैं आगे। कोई व्यक्ति तब तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की सुनवाई करने के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं होता या योग्य नहीं है जब तक वो पुलिस आयुक्त, कोई मतलब नहीं है, पुलिस आयुक्त से कोई मतलब नहीं था, प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट, एक सत्र न्यायाधीश न रहा हो। देखो हमने क्या बात करी थी, हमने सत्र न्यायाधीश की बात करी थी, सहायक न्यायाधीश की बात करी थी और सहायक सत्र न्यायाधीश की बात करी थी। तो 3 इसमें चीज़ें हैं, ऑप्शन सी इसमें केवल सही है, बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। ये देखें, कोई व्यक्ति तब तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य नहीं है जब तक वह एक सत्र न्यायाधीश न हो या रहा हो। नागरिक मामलों की सुनवाई करते समय जिला और सत्र न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश कहा जाता है। आपराधिक मामलों की सुनवाई करते समय सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। आप समझे, जब आपराधिक मामलों की बात होगी तो बात होगी, उसे कहा जाएगा, माननीय न्यायाधीश को सत्र न्यायाधीश कहा जाएगा। लेकिन जब सिविल मामलों की बात होगी, नागरिक मामलों की बात होगी, पैसे के लेन देन इत्यादि की बात होती है, तो उन्हें कहा जाएगा जिला न्यायाधीश, और दूसरे केस में कहा जाएगा सत्र न्यायाधीश। आपराधिक मामलों में हत्या, चोरी, लूट, डकैती, इनमें कहा जाएगा उन्हें सत्र न्यायाधीश। 24वां क्वेश्चन, अधिनियम के तहत दंडनीय कोई भी अपराध केवल द्वारा विचारणीय, किसके द्वारा विचारणीय है? केवल विशेष न्यायाधीश के द्वारा। हमने धारा 3 में पढ़ा था, धारा 3 में हमने पढ़ा था केवल विशेष न्यायाधीश इसमें बनेंगे और वो ही इनका विचारण करेंगे। ठीक है भैया, रिश्वत देने वालों को 7 वर्ष तक की ये कैद भी दे सकते हैं। भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम 1988 के तहत नियुक्त विशेष न्यायाधीश द्वारा प्रक्रिया का पालन करेंगे।
तो दंड प्रक्रिया संहिता, और अब ये बात BNSS के रूप में बदल चुकी है, तो BNSS याद रखेंगे। देख रहे हैं आप भी कि किताब का कंटेंट कितना पुराना है। 5 इसमें अध्याय हैं, 3 31 धाराएं हैं, और ये आपके सामने सवालों के जवाब हैं। आप इन्हें मैच करने की कोशिश ना भी करें भैया, क्योंकि सब मैंने मैच करके ही आपको बताए हैं। 26वां क्वेश्चन, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रयोजन के लिए कौन लोक सेवक नहीं है? सरकार के लिए कमीशन पर कार्य करने वाला ठेकेदार की तो बात हमने नहीं की, ये न्यायाधीश ये सब हैं, एक ठेकेदारी इसमें मुझे कंफ्यूजिंग लगा। ठीक है, भ्रष्टाचार देखो यहाँ फिर इसने कह दिया IPC की धारा 21, IPC की धारा 21 के ज़माने चले गए भैया। अब BNS की धारा 224 मैंने आपको बताई थी कि 228 बताई थी भाई, कंफ्यूज एक बार देख लेना, मैंने बताई है आपको इसी क्लास में। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 24 और 28 का कंफ्यूजन कहाँ से आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम वर्ष 1988 में पारित किया गया था, इसमें कोई दम ही नहीं है सवाल में। तो ये सारे सवाल आपके सामने हैं। मुझे लगता है कि बड़े काम की क्लास ये रही होगी, बड़ी शानदार चीज़ें आपने इसमें सीखी होंगी कि भैया कैसे कैसे भ्रष्टाचार से निपटना है, कैसे कैसे कानून हमारे पास हैं, RTI हो, सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम हो, भ्रष्टाचार संरक्षण अधिनियम 1988 का हो, 31 धाराएं और 5 अध्यायों की बात जिसमें की गई, जिसके संबंध में आज हमने पढ़ा। अब मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो पे अपना बढ़िया सा कमेंट छोड़ देंगे, जो भी आपको ठीक लगा हो या जो भी आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसका कमेंट ज़रूर आप मुझे दे दें, क्या आप पढ़ना चाहते हैं और कैसी आपको वीडियो लगी। इसके साथ ही आप शेयर ज़रूर कर दें और निश्चित ही 2-4 लोगों से सब्सक्राइब करवा दें। ये आप एक तरह से फीस समझे भाई, क्योंकि आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपका जो सकारात्मकता है वो मुझ तक पहुंचती है आपके एक थम्स अप से, आपके एक लाइक से, आपके कमेंट से, या फिर आप और जोड़ने की कोशिश करते हैं लोगों को, क्योंकि जब लोग जुड़ते हैं तब दबाव बनता है मेरे ऊपर कि भाई अब कंटेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब संख्या बढ़ रही है, अब दबाव बढ़ रहा है। तो कंटेंट तभी बनेगा भैया जब मुझे संख्या बढ़ती दिखाई देगी। ठीक है, जय हिंद, आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।